नमस्ते दोस्तों, मैं तेजस फिर से आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मेड ट्यूटर टीवी, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस की। फर्स्ट ईयर के सिलेबस का फर्स्ट सब्जेक्ट बायोसाइंस, जिसमें दो सब सब्जेक्ट आते हैं, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी आता है और सेकंड आता है माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम वो देख रहे हैं और उसमें जो कोर्स कंटेंट है जैसे जितने भी कंटेंट है, हमने सेल देखा, उसके बाद में हमने टिश्यू देखा, अब उसके बाद में हम ब्लड देखने जा रहे हैं। जो थर्ड कोर्स कंटेंट है द ब्लड। अभी हम ब्लड में क्या देखने वाले हैं, ब्लड में हम जानेंगे कि ब्लड एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है, उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, फंक्शंस ऑफ द ब्लड, उसके कार्य क्या रहते हैं ब्लड के। उसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कैसी रहती है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ब्लड में पहला है द कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन क्या होता है ब्लड के, जैसे देखिए अभी कंपोजिशन मतलब घटक, अपने ब्लड में घटक होते हैं उनको हम कंपोजिशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मतलब फॉर्मेशन, बनता कैसे है ब्लड, फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लड का। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं मैं, तो कंपोजिशन जो रहते हैं, जो कंपोनेंट्स रहते हैं, वो सब कंपोनेंट्स मिलके ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अभी आपको मैं समझाता हूं। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, ब्लड स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, एक विशेष बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड मतलब शारीरिक द्रव, मतलब बॉडी फ्लूइड अपने बॉडी में है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं, बट ब्लड जो है वो स्पेशलाइज है, जो पूरी बॉडी को रन करता है। फ्लूइड इट हैज अ 4 मेन कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब घटक, 4 मेन घटक है इसके। फर्स्ट है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट। अब उसमें हम देखते हैं एन अडल्ट ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली 75 to 70 ml ऑफ ब्लड पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब 1 kg अगर ब्लड है, 1 kg वेट के पीछे 65 to 70 ml ब्लड रहता है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर 5.5 लीटर के आसपास आता है। देयरफॉर ह्यूमंस हैव अराउंड 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन देयर बॉडीज, आपको बताया मैंने। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 लीटर्स इन ईच अडल्ट मेल। ये इंपॉर्टेंट है, 5.5 लीटर इन ईच अडल्ट मेल। एमसीक्यू में, जीएनएम की जो एग्जाम होती है, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि अडल्ट मेल में कितना ब्लड रहता है लीटर्स में, और फीमेल में कितना रहता है, 4.5 लीटर्स इन फीमेल। The blood that runs through the veins, arteries and capillaries। अभी veins, arteries and capillaries क्या है, veins, arteries एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो veins जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है, मतलब veins और arteries मतलब नसें रहती है अपने बॉडी में की। तो नसों में दो टाइप्स रहते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज। ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज जो है वो आर्टरी और वेन्स को रहती है, दोनों को रहती है, मतलब छोटे छोटे केशिकाएं बोलते हैं उसको। वेन्स मतलब जो ऑल ओवर बॉडी से ब्लड कैरी करके हार्ट के पास लेके जाती है, और आर्टरीज मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किससे, आर्टरीज। ये जो आर्टरीज नसें रहती है उसको हम आर्टरीज बोलते हैं। एंड कैपिलरीज इज नोन एज होल ब्लड। अभी वेन्स और आर्टरीज, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब वेन्स जो है ऑल ओवर बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, वैसा ब्लड कैरी करके हार्ट के पास में लेके जाती है, ताकि वो हार्ट जो है वो जो ब्लड है वो पंप करे लंग्स में, और लंग्स में से उसको ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजनेटेड होके वो फिर से हार्ट में आए, वेंट्रिकुलर्स में। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको मैं आगे अगले जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा सिस्टम्स के, उसमें आपको इन डिटेल तो पूरा रहेगा ही, मैं आपको एक ब्रीफ करके समझा रहा हूँ कि वेन्स ये काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हार्ट के पास में लेके जाती है। और आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कैरी करते हैं और ऑल ओवर बॉडी स्प्रेड करते हैं। अभी वेन्स जो है, हर एक वेन्स मतलब एक्सपेक्ट 1 वेन और 1 आर्टरी ऐसे जो उनका जो काम है रेगुलर वो नहीं करते। मतलब कैसे, वेन्स जो एक वेन्स ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मैंने आपको बताया अभी कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। अपने हार्ट में पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज रहती है जो लंग्स से कनेक्टेड रहती है। पल्मोनरी आर्टरीज देखते हैं अपन, मतलब ब्लड से ऑल ओवर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में
एक्यूमुलेट होता है तो वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स से पुश किया जाता है, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके जो लंग्स में से वेन आती है हार्ट के लिए, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन pulmonary vein carry oxygenated blood and pulmonary arteries carry deoxygenated blood. ये आपको सिंपल याद रखना है क्योंकि ये दो आर्टरीज और वेन से एक्सपेक्ट ऑल जो अपना अपना काम अलग तरीके से करते हैं, मतलब उल्टा काम करते हैं। जैसे पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज क्या करती है, ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो बस ये एक एक्सपेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अभी हम आगे देखते हैं कंपोजिशंस, जो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखते हैं कि फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। लिक्विड कंपोनेंट जो रहता है ब्लड का, लिक्विड द्रव पदार्थ, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अ मिक्सचर ऑफ वाटर मतलब पानी, शुगर, चीनी, फैट, अपने बॉडी फैट रहते हैं वो, प्रोटीन एंड सॉल्ट मतलब नमक बॉडी में के, ये चारों चीजों को मिलकर बनता है प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा जो है ये चारों जो चीजें है वो कंटेन करता है। सेकंड है रेड ब्लड सेल्स। कंपोजिशन में सेकंड जो कंपोनेंट है अपना वो है रेड ब्लड सेल, नोन फॉर देयर ब्राइट रेड कलर। अपने ब्लड को जो रेड कलर आता है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही आता है, क्योंकि प्लाज्मा जो रहता है वो व्हाइट और येलोइश कलर में आता है प्लाज्मा, बट रेड जो कलर आता है वो रेड ब्लड सेल से ही आता है। The shape of the RBC is biconcave disc with flattened center। अब आप रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देख लो। बायकॉन्केव मतलब डोनट आपने देखा है, डोनट का शेप कैसा रहता है, डोनट मेदू वड़ा जो साउथ इंडियन डिश है मेदू वड़ा, उसका शेप कैसा है डोनट जैसा, वैसा ही रेड ब्लड सेल का शेप रहता है। आप एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लो। बायकॉन्केव डिस्क विथ फ्लैटन सेंटर मतलब उसका सेंटर जो रहता है वो फ्लैट रहता है, ऐसा साइड से डिस्क जैसा रहता है और सेंटर जो होता है फ्लैट रहता है। आरबीसी स्टार्ट एज इमेच्योर सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, बोन के अंदर एक टिश्यूज रहते हैं जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं, आरबीसी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं बोन मैरो। जो लॉन्ग्स बोन रहते हैं, शॉर्ट्स और जो छोटे छोटे बोन रहते हैं, शॉर्ट्स बोन उसमें बोन मैरो नहीं रहता, बट जो लॉन्ग्स बोन रहते हैं उसमें बोन मैरो रहता है। जैसे अपने थाइस का फीमर बोन हो गया, हिप का फीमर बोन हो गया, हिप का पेल्विक बोन हो गया, उसके बाद स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गए अपने चेस्ट के। तो जैसे लॉन्ग बोन रहते हैं जो साइज में बड़े हैं उसमें बोन मैरो रहता है, मतलब बोन मैरो टिश्यू रहता है जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, फर्स्ट उसमें बोन मैरो में जो रेड ब्लड से आरबीसी रहते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी रहते हैं वो इमेच्योर रहते हैं मतलब छोटे रहते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई रहती, डेवलपमेंट उनकी कंप्लीट नहीं हुई रहती है। तो उनकी आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 7 डेज ऑफ मैच्योरेशन, मतलब उनकी मैच्योरेशन को 7 डेज लगते हैं, डेवलपमेंट को मतलब वो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने के लिए जो डेवलपमेंट चाहिए वो डेवलपमेंट कितने दिनों में होती है, 7 डेज 7 दिनों में ऑफ मैच्योरेशन आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम में उसको बोन मैरो थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। आरबीसी कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीमोग्लोबिन इसको हम शॉर्ट में एचबी भी बोलते हैं। जैसे ब्लड चेक कर दिए उसमें देखते हैं ना एचबी कितना है, 9 ग्राम है, जैसे 9 ग्राम पर डेसीलीटर ऐसा रहता है हीमोग्लोबिन, विच हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दो कंटेंट कैरी करता है। क्यों कैरी करता है, लंग से वो ऑक्सीजन लेता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन,
और ऑल ओवर बॉडी स्प्रेड करता है। और ऑल ओवर बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो वहां से लेकर हीमोग्लोबिन लंग्स में रिलीज करता है, जो अपने एक्सेल इनहेल करते हैं जब ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हो, एक्सेल करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है वो हम लंग्स के थ्रू बाहर फेंक देते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स। प्लाज्मा देखा, रेड ब्लड सेल देखा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कंपोजिशन है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अभी नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स, और आरबीसी जो रहती है रेड ब्लड सेल्स उनको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो कभी होता है बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो इन्फेक्शन से, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का जो काम रहता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का रहता है। मतलब अगर इन्फेक्शन बॉडी में हुआ तो फर्स्ट जो कॉन्टैक्ट आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो व्हाइट ब्लड सेल्स से आएगा। दे आर मच फ्यूअर इन नंबर देन आरबीसी। मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो आरबीसी से बहुत कम मात्रा में रहता है। अकाउंटिंग फॉर अडल्ट 1% ऑफ ब्लड। अडल्ट में 1% ऑफ ब्लड डब्ल्यूबीसी रहता है, 1% रहता है ब्लड का डब्ल्यूबीसी। फोर्थ है हमारा प्लेटलेट कंपोनेंट कंपोजिशंस में का। प्लेटलेट्स हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो हम अभी देखने वाले हैं, ब्लड कैसे, मतलब कहीं पे हमको इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग बंद कैसे होती है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है, तो वो कैसे होती है मैं आपको भी आगे समझा रहा हूँ। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस बाय गैदरिंग एट द साइट। मतलब प्लेटलेट क्या करते हैं, जहाँ पे कट वगैरह या इंजरी वगैरह होती है वहाँ पे इकट्ठे बहुत सारी प्लेटलेट जमा हो जाती है और वहाँ पे वो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है। ऑफ एन इंजुरी स्टिकिंग टू द लिनिंग, मतलब वो स्किन को या मतलब जहाँ भी कट या ब्लड वेसल को कट बैठा है या स्किन को बैठा है तो वहाँ पे वो चिपक जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। ऑफ इंजुरी ब्लड वेसल्स एंड फॉर्मिंग अ प्लेटफॉर्म ऑन विच ब्लड कोआगुलेशन कैन ऑकर। मतलब एक प्लेटलेट एक प्लेटफॉर्म फॉर्म करती है वहाँ पे कि उसके ऊपर ब्लड कोआगुलेशन की प्रोसेस होती है। ब्लड कोआगुलेशन में अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, अलग अलग कंपोजिशन रहते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होती है। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोआगुलेशन, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोआगुलेशन भी बोलते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग मैंने अंडर मार्क कर रखा है, मतलब जो अति ज्यादा रक्त प्रवाह होता है उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग बोलते हैं। तो वो प्रिवेंट करने का काम जो है वो ये प्रोसेस करती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस। ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, मतलब जब ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाए, जो अपने नसें जो रहती है वो अगर इंजर्ड हो जाती है, हाथ में पैर में कहीं पे अगर इंजरी हो जाती है कहीं पे भी, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो इंजर हो जाती है और मतलब इसलिए फिर वहाँ पे ब्लीडिंग होती है इंजर्ड होने के बाद में। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या करता है, वो ब्लड को एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करता है, मतलब अति रक्त प्रवाह होने से प्रिवेंट करता है। सेकंड उसमें क्या है, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स इन प्लाज्मा वर्क्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट ओवर द इंजरी। प्लेटलेट तो मैंने आपको बताया, प्लस प्रोटीन्स इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के प्रोटीन रहते हैं प्लाज्मा के अंदर वो भी प्लेटलेट के साथ में मिलके क्लॉटिंग करने का काम करते हैं और ब्लीडिंग रोकने का भी काम करते हैं। वर्क्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट। ब्लड क्लॉटिंग आल्सो हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शन फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द बॉडी। अभी ब्लड क्लॉटिंग अगर हो गया तो फिर जो बाहर का जो आउटसाइड का जो इन्फेक्शन है वो तो अंदर आने से रहा, तो ब्लड क्लॉटिंग इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। अभी ब्लड क्लॉटिंग में जैसे अभी बताया कि प्रोटीन्स इन प्लाज्मा, मतलब कौन कौन से प्रोटीन्स रहते हैं उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वो ऐसे टोटल मिलके 13 फैक्टर्स रहते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है 13 और ये प्रोसेस किस तरीके से होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हम देखते हैं द क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर जो पूरे जो रहते हैं वो 13 रहते हैं, बट उसमें का जो एक फैक्टर रहता है वो मिसिंग रहता है, जो कौन सा है, फैक्टर 6। यहाँ पे 6 फैक्टर मिसिंग रहता है, तो वो क्यों रहता है वो मैं आपको ये पूरा बताने के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर 1 फिब्रिनोजेन, ये जो और फैक्टर्स के जो नाम है वो आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 आयोनाइज्ड कैल्शियम, फैक्टर 5 लेबाइल और प्रोऑक्सर्लिन, फैक्टर 7 स्टेबल और प्रोकोनवर्टिन। मैंने आपको बताया कि फैक्टर 6 मिसिंग रहता है।
फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए हुआ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। ये जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बी सी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ब्लड क्लॉटिंग्स में। फैक्टर 12 हेजमन फैक्टर, फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब ये पूरे 13 फैक्टर है, उसमें फैक्टर 6 जो रहता है वो मिसिंग रहता है। मतलब यहाँ पे नंबरिंग तो मैंने मतलब सीक्वेंस वाइज ही की है, बट जो फैक्टर जो है उसमें मैंने देखो फैक्टर 5 तो डायरेक्टली फैक्टर 7। तो ऐसा क्यों? तो जब स्टार्टिंग में मतलब जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब डिस्कवर किए गए थे तो ओनली 6 फैक्टर्स थे, 6 फैक्टर्स थे। उसके बाद में जो बाकी के फैक्टर्स है वो डिस्कवर किए गए, बट जो 6 फैक्टर था वो 5th फैक्टर का ही एक्टिवेटेड वर्जन था। मतलब 5th फैक्टर ही था बट उसका एक्टिवेटेड वर्जन था, इसलिए वो जब बाद में जब पता चला कि वो एक्टिवेटेड फैक्टर है फैक्टर 5th का, इसलिए फिर उसको अपने जितने भी बुक्स वगैरह है या फिर जितने भी सब कुछ है उसमें से उसको निकाल दिया गया और उसको वहां पे मिसिंग फैक्टर करके सब कहने लगे। तो ये थे हमारे फैक्टर्स। अभी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस किस तरीके से होती है वो आपको मैं एकदम इन शॉर्ट बताता हूँ। ये देखिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कैसे होती है देखते हैं। फर्स्ट उसमें आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज बाय डैमेज टिश्यू सेल्स एंटर द ब्लड। डैमेज टिश्यू सेल्स रहते हैं, मतलब कहीं पे आपको इंजरी हुई तो वहां पे जो टिश्यू रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज एंड एंटर द ब्लड के अंदर एंटर कर देते हैं। उसके बाद में देखते हैं प्लेटलेट्स अधीर टू डैमेज ब्लड वेसल्स लीनिंग। मतलब प्लेटलेट क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, क्या क्लॉट को जो क्लॉटिंग प्रोसेस है उसको होने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तो ब्लड वेसल्स लीनिंग को अधेर करते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट उसमें आता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन उसके बाद में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, फिर थ्रोम्बिन से उसके बाद में फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन के बाद में एक्टिवेट होता है, मतलब लास्ट जो स्टेप होती है स्टेबलाइज फिब्रिन क्लॉट, लास्ट में स्टेबलाइज फिब्रिन क्लॉट, मतलब एक क्लॉट वहां पे तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से वो पूरी प्रोसेस रहती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एंड लास्ट स्टेबलाइज फिब्रिन क्लॉट। तो ऐसे ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है। तो इस तरीके से ये ब्लड प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम देखते हैं ब्लड फंक्शंस। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है। प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल, प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे, ब्लड क्या करता है, लंग्स में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और ऑल ओवर जो बॉडी के सेल है उनको ट्रांसफर करता है, प्रोवाइड करता है। आपको जैसे मैंने आपको भी पीछे अभी एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे वो ऑक्सीजन जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन जो है वो एब्जॉर्ब करता है और सेल अपने सेल जितने भी सेल है ऑल ओवर बॉडी जो सेल्स है उनको प्रोवाइड करता है। और फिर से ब्लड सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और फिर से लंग्स में जाके वो रिलीज करता है और अपने रेस्पिरेटरी थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया जाता है। सेकंड उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स कैसे, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स रिलीज करती है। हार्मोन्स कैसे, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन जैसे रिलीज करती है तो ब्लड क्या करता है, वो हार्मोन्स को हर एक ऑर्गन या फिर जो अफेक्टेड ऑर्गन रहेगा वो हार्मोन से वो ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में क्या है फंक्शन से ब्लड का, ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। कैसे, जो डाइजेस्ट अपना फूड रहता है, डाइजेस्टेड फूड, उसमें से जो अपने ब्लड की और ब्लड की वेंस की या फिर अपने आर्टरीज की जो कैपिलरीज होती है उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है और हल उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो हर एक सेल को अपने बॉडी टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस मतलब क्या, होमोस्टेसिस मतलब ब्लड जो है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे इन्फेक्शन अगर हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि वो इन्फेक्शन को रोक सके, वैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होमोस्टेसिस मतलब ब्लड भी फंक्शन करता है। ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजुरी, ब्लड क्लॉट अभी आपको मैंने बताया जैसे प्लेटलेट और प्लाज्मा प्रोटीन मिलकर ब्लड क्लॉट करते हैं। फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लिवर।
अभी ब्लड में जितना भी टॉक्सिन्स है, जितना भी नाइट्रोजियस प्रोडक्ट रहता है, वो जैसे ब्लड किडनी में पहुंचता है, तो किडनी में है ना, किडनी का मेन फंक्शन ये है कि जो नाइट्रोजियस प्रोडक्ट है, वेस्ट है, वो फिल्टर करने का काम किडनी करती है। तो ब्लड वो सब जो नाइट्रोजियस प्रोडक्ट है, टॉक्सिन से, वो किडनी तक पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है, और किडनी में वो फिल्टर होके अपने यूरिन थ्रू जो वेस्ट है, टॉक्सिन से वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यूरिन थ्रू बाहर आ जाता है। और सेकंड लिवर भी है, ब्लड मतलब लिवर भी ब्लड फिल्टर का काम करता है, जो टॉक्सिन्स है ब्लड में से वो फिल्टर करने का लिवर भी काम करता है। तो टॉक्सिन्स कहाँ पे, टॉक्सिन्स को पहुंचाने का काम किसका है, लिवर में, ब्लड का। ब्लड थ्रू वो टॉक्सिन्स लिवर में पहुंच के खत्म होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, प्रोटेक्शन का ही फंक्शन है ब्लड का। कैसे? पैथोजन से प्रोटेक्शन करता है। पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हमें इन्फेक्शन होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम पैथोजन भी बोलते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन देने का काम भी हमको ब्लड कर, जैसे कि ब्लड में WBC है जो इन्फेक्शन से, पैथोजन से फाइट करता है। तो इतना था हमारा ब्लड। हमने ब्लड में कंपोजिशन देखे, फॉर्मेशन देखा, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस देखी, ब्लड फंक्शंस देखे। तो ऑल ओवर ब्लड हमारा यहाँ पे अभी कवर हो चुका है। तो होप सो कि आपको ये पूरा वीडियो समझा होगा। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट होना क्लियर है। ये जो टॉपिक है वो एकदम रट्टा मत मारो, जैसे कि अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आप मतलब जितना आप लिखा हुआ है आप सब नोट करके वो रट्टा मारी जाना, नहीं, रट्टा नहीं मारना है, हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। आप भले आप इस ये जो जितने भी मैंने ये नोट दिया आपको, जब भी मैं इसे साइड में जाता हूँ ना, तो आप वो पूरे इसका स्क्रीनशॉट मार के वो नोट्स ले लेना। बट नोट्स लो, बट वो कंसेप्ट क्लियर करो। मेन मतलब मेरा मोटिव ही वो रहता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप एग्जाम में अपने तरीके से उसको लिख सकते हो, और एग्जामिनर जो है, जो अपने तरीके से आंसर लिखते हैं, उसको ज्यादा मार्क देते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने भी वैसे ही GNM पास किया है। तो आपका ये अभी ब्लड कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको पूरा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, समझ में आया होगा, एक्सप्लेन आपको अच्छे से क्लियर होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो ही आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट में जरूर बताना कुछ मेरे कुछ प्रॉब्लम होंगी, या फिर मुझे कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, या आपके कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और हाँ, जरूर कि आप ये वीडियो आपके नर्सिंग फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उनको ये टॉपिक क्लियर करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प हो। जय हिंद।